और लोग कहते हैं कि तू हमेशा सरकार से क्यों लड़ लेता है। भाई मैंने तो मनमोहन सिंह जी को भी कहा था कि परिसीमन आयोग के अंदर हमारे साथ नाइंसाफी होगी, हमारे एमपी को 3 जगह बांट दिया जाएगा, 77 से 82 तक, 82 से 87 तक। एक बार भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे इस हल्के के अंदर उपस्थित नहीं। और आज लक्ष्मण सिंह बैठे मेरे सामने, इनके इतिहास में और मेरी हाथ के इतिहास के अंदर एक चीज तो एक बराबर है कि इनको जीतने के बाद चीफ मिनिस्टर इसके यहाँ भी कौन सा नहीं। अब खूंटा तो आपको एक ही करना रखना चाहिए। कांग्रेस वाले ये श्रेय ले रहे हैं, जब बीजेपी वाले हिसाब मांगते तो वो श्रेय ले रहे हैं कि भाई हमने यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट बनाई। महेंद्रगढ़ के भी आ रहे हैं तो यहाँ पे महेंद्रगढ़ में पहली यूनिवर्सिटी सेंट्रल बनाई, कांग्रेस बनाई, ठीक है बनाई। और उस टाइम के ऊपर एमपी कौन था? मैं था। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी नेता जगह जगह पर जाकर धन्यवाद जनसभाएं कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज भाजपा से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह डहीना में धन्यवाद जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी बेटी आरती राव और कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित तमाम नेता भी थे। आज जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब देखा गया कि उनके तेवर पिछले दिनों के मुकाबले काफी नर्म थे, लेकिन नर्म तेवरों के साथ भी जो उन्हें कहना था वो सब उन्होंने कह दिया। जब वह विधायक थे उस दौर के मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने सवाल उठाए और आज के दौर के मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले भी कोई कोसली में नहीं आता था और आज भी कोई कोसली में आकर नहीं देखता, सिर्फ चुनाव का वक्त होता है जब मुख्यमंत्री को कोसली की याद आती है। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है, उन्हीं सब चीजों पर आज हम बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले कोमल राव का नमस्कार और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं हमारे प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज आप डहीना में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भाषण को किस तरह देखते हैं, उसका सार क्या है? कोमल, आपने सब कुछ बोला है बहुत अच्छे तरीके से। और राव इंद्रजीत ने जो आज अपनी बात कही, उनके शब्द तो नरम थे लेकिन उन शब्दों की धार थी वो तीखी थी। आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने अच्छी तरह धोबी पछाड़ जो दाव कहते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चला है। ऐसा भी नहीं लगा कि वो सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन जो उन्होंने कहना था वो जो खुल करके कह गए, कोई बात उन्होंने अपने मन में नहीं रखी। बहुत सावधानी के साथ ये कह दिया कि कोसली की इस सरकार में भी उपेक्षा हुई, यानी मनोहर सरकार में भी, और जब वह कोसली जो परिसीमन से पूर्व जो जाटूसाना सालावास ये जो क्षेत्र था उस समय भी कोसली की उपेक्षा रही। जब वह विधायक होते थे यहाँ तब 10 साल के दौरान तब के मुख्यमंत्री नहीं आए, तब भजन लाल मुख्यमंत्री होते थे। एक तरह से उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री की भी आलोचना की और इस समय मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे। चुनाव के समय मनोहर लाल आए कोसली में सभाएं करने के लिए, लेकिन बाद में मनोहर लाल ने कोसली को याद नहीं किया। उनका ऐसा कहना था। वो सीधी तरह मनोहर लाल को भी दे गए उल्हाना और तब के मुख्यमंत्री को भी उल्हाना दे गए। मुख्यमंत्री से नाराजगी की क्या वजह है? मुख्यमंत्री से नाराजगी की वजह तो सारी अपनी बताई गई कि मुख्यमंत्री जो भी बनता है वो इस क्षेत्र को उपेक्षित रखता है, वो इस क्षेत्र की सुध नहीं लेता। उन्होंने यही तो बताया है कि जब वह एमएलए थे जब भी मुख्यमंत्री नहीं आए कोसली में, और अब लक्ष्मण यादव एमएलए हैं। पिछला 5 साल का जो कार्यकाल है लक्ष्मण यादव का गया, पहले विक्रम यादव रहे, तो जो लक्ष्मण यादव के कार्यकाल की उन्होंने विशेष रूप से बात कही कि मुख्यमंत्री नहीं आए तो मजाक मजाक में कहेंगे वे लक्ष्मण यादव तेरा कार्यकाल भी ऐसा ही रहा तो चीफ मिनिस्टर नहीं आए, और मेरे कार्यकाल में भी चीफ मिनिस्टर नहीं आए। एक तरह से उन्होंने ये कह दिया कि एक रहो अन्यथा ऐसे ही उपेक्षा होती रहेगी, ये उन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया। आज उन्होंने एक और खास बात कही कि भाई लोग कहते हैं कि आप मुख्यमंत्रियों से लड़ाई करते रहते हो, लेकिन राव ने अपनी सफाई में कही कि लड़ाई नहीं करें तो क्या करें, हक मांगने की बारी आती है तो हक तो मांगने ही पड़ेंगे ना। और मैं तो जनप्रतिनिधि भी ऐसे चाहता हूं जो हक मांग सके, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ सके, इसलिए नई पौध तैयार करेंगे। उन्होंने ये संकेत भी दिया है। जो ये नई पौध की आपने अभी बात कर दी है, क्या उसे आरती राव से जोड़कर देखा जाए कि वो इनडायरेक्टली यही बोल रहे थे कि उनको मौका मिलना चाहिए? कोमल, आरती राव से भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आरती राव जो है
उनके बारे में भी ये बात कही है, लेकिन उन्होंने कॉमन ये बात कही है सबके लिए कि हम नए ऐसा नेतृत्व तैयार करना चाहते हैं। और अपनी उम्र का हवाला दिया कि मेरा तो आखिरी चुनाव था, मैंने लड़ लिया, लेकिन अब नए नेतृत्व को आगे करेंगे, युवाओं को आगे करेंगे। तो क्योंकि राव जानते हैं मेरी पीढ़ी के लोग मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं, और जो मेरे से जो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो यूथ हैं, जो 18+ के जो यूथ हैं, आज के जो यूथ हैं 18+ से लेकर के जो 35 तक के जो यूथ हैं, उनके लिए राव का विशेष संदेश था कि हम आपको इससे पहले भी वो ये सब बोल चुके हैं। हाँ, इससे पहले भी कई जगह बोल। इसके अलावा भी राव ने जो पंचायत प्रतिनिधि है उनको हक दिलाने की बात की है, उनको अधिकार दिलाने की बात की है। उत्तर प्रदेश का उन्होंने उदाहरण भी दिया था। इसके पीछे क्या राजनीतिक गणित है? राव के भाषण को अगर आप बहुत नज़दीक से उसका समीक्षा करना चाहें, बहुत गहराई से अगर उसकी समीक्षा करना चाहें, तो राव इंद्रजीत ने स्पष्ट कहा है कि मेरे अगले 5 साल जो है इन पंचायत प्रतिनिधियों की लड़ाई के लिए ही, इनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए ही बीतेंगे। उन्होंने ये भी बता दिया कि पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिलाने के लिए, उनको मानदेय दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने सीधा ये समझाने का प्रयास किया है कि इनकी लड़ाई मैंने लड़ी, इनको मानदेय दिलाने में हमको कामयाबी मिली, लेकिन इनके अधिकार कम कर दिए। वो सीधा मनोहर सरकार के समय जो उनके अधिकार कम थे, अब तो 21 लाख के काम का अधिकार, अब तो नायब सैनी सरकार जो है अधिकार देती जा रही है, सरपंचों को अब अधिकार मिला है। लेकिन राव इंद्रजीत का उलाहना यही था कि सरपंचों को मानदेय दे करके मनोहर सरकार के समय उनके अधिकार कम कर दिए गए, ये उनका ये था। और अगले 5 साल की जो उनकी लड़ाई का जो टारगेट है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य हैं, और जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा, और साफ संकेत दे दिया इनको साथ लेकर के चलूंगा। और उदाहरण दे दिया उन्होंने राजस्थान और उत्तर प्रदेश का, और संविधान के उन 73वें संशोधन का हवाला दिया है कि जब संविधान का 73वां संशोधन है, जो 73वां संविधान संशोधन है, वो पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देता है। राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में अधिकार है। जब राजस्थान में ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है वो बीडीओ की ACR लिख सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं? राव ने यह भी संकेत दे दिया कि जब ADC की जो रिपोर्ट है वो जिला प्रमुख क्यों नहीं लिख पाता, जब राजस्थान में लिख पाता है। तो उन्होंने सीधे सीधे तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। एक तीर से, ये छोटा सा दिखता है, पूरा निशाना साधा है उन्होंने, और इस निशाने से उन्होंने तब की मनोहर सरकार को घायल करने का प्रयास किया, और ये बताने का प्रयास किया कि वे सबसे बड़े पैरोकार हैं पंचायत प्रतिनिधियों के। यही राव कहना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब रहे। एक और मुद्दे पर आज उन्होंने बात की, कोसली और भाकली वाला जो विवाद है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है। 28 तारीख को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कोसली जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि उससे जुड़ा कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है उस दिन? हाँ कोमल, आपने ये ठीक बात पूछी है। राव के भाषण के अंत में जो उन्होंने संकेत दिया है कि भाई वहाँ भी जा रहे हैं हम 28 जुलाई को, आज 26 हो गई है, तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बात करेंगे लोगों से, क्योंकि उनमें भी जो थोड़ी फूट पड़ी हुई है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, डेवलपमेंट का नुकसान हुआ है। इस विवाद को अगर आपने देखा हो तो कई दशक से चला आ रहा है, कोसली और भाकली के बीच। वो नामकरण को लेकर के शुरू हुआ था, कोसली स्टेशन का नाम कोसली की जगह भाकली होना चाहिए। इसलिए जो राजस्व सीमा है कोसली और भाकली की इस तरह बटी हुई है कि बिल्कुल पास पास में है। तो कोसली वाले चाहते हैं कि कोसली का नाम रहे, और भाकली वाले चाहते हैं कि भाकली का नाम रहे। इस सारे चक्कर में एक बार जो है लोकसभा चुनाव के दौरान वो चुनाव बहिष्कार भी कर चुके हैं। तो ये बात जो लंबे समय से, तो राव इंद्रजीत ने आज ये संकेत दिया है कि वह कोसली जाएंगे परसों, तो इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे, दोनों गांवों के बीच भाईचारा बढ़े, ये प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ तो राव इंद्रजीत की राजनीतिक जमीन और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि कोसली राव का पुराना कार्य क्षेत्र है, पुरानी कर्मभूमि आप कह सकते हो। राव बार बार खूंटा एक करने की बात कह रहे थे। उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि भूखे रह लेंगे, लेकिन कोई इज्जत पे हाथ डालेगा तो सबक सिखा देंगे। इस बात से क्या तात्पर्य है? वो क्या कहना चाहते थे? ये राव की बिल्कुल अपनी स्टाइल है, और वो स्टाइल इसलिए है कि विधानसभा चुनाव में जैसा मैं कहूँ वैसा फैसला आप सुना देना। वो अपने मतदाताओं को, अपने वोटर्स को सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं कि बंट के मत रहना, आप लोगों में फूट डालने का प्रयास होगा, कुछ लोग करेंगे। वो यहाँ तक कह गए कि मेरी टिकट कटवा देते तो नरेंद्र भाई मोदी का भला हो। तो मतलब वो बता रहे हैं कि मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, वो फूट डालेंगे, तो खूंटा एक रखना है। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि मेरे साथ जुटे रहो।
विक्रम यादव की बात करते हैं तो उन पर भी वो काफी नरम बोले हैं। हाँ, आज ये बड़ी बात थी। विक्रम यादव एक्स मिनिस्टर, कभी उन्हीं के समय जो है उन्हीं की वजह से उनको टिकट मिली थी और उन्हीं की वजह से वो मंत्री बने थे, लेकिन उन्हें बीच में हटा दिया गया था जो। तो राव ने आज नरम शब्दों में भाई विक्रम यादव को लेकर के जो बातें कही वो काफ़ी नरम शब्दों में थी। तो मुझे लगता है कि राव सबको साथ लेकर के चलेंगे। अपने पुराने कार्यकर्ता, कोई नाराज भी हो गया, विक्रम यादव थोड़ा दूर चले गए थे, मनोहर लाल के ज़्यादा नज़दीक लग गए थे और राव इंद्रजीत से इसी सिलसिले में वो दूर चले गए थे। तो अभी जो उन्होंने संदेश दिया है कि जो पुराने उनके साथी हैं उनको साथ लेकर चलेंगे और कोई छोटा मोटा गिला शिकवा है उसको भी दूर करेंगे, जो यही उनका कहना था। आज के कार्यक्रम में एक और बात जो हमने देखी, नोटिस की, वो ये है कि पिछड़ा वर्ग को लेकर राव साहब ने भाजपा की तारीफ की है, जो आय सीमा बढ़ाई गई है उसको लेकर अमित शाह की तारीफ की है। वैसे वो उनके तेवर वो कड़े दिखाते हैं भाजपा को लेकर, लेकिन अब जिस तरीके से वो नरम बोल रहे हैं, क्या वो भी इसको ये माना जाए कि लंबी पारी खेलना चाह रहे हैं भाजपा के साथ? कोमल, दो चीज़ों को अलग अलग ढंग से देखना पड़ेगा। राव अपने निशाने बहुत सावधानी से साधते हैं, सधे हाथों से साधते हैं। वो तीर चला रहे हैं लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को घायल नहीं कर रहे। वो इस बात के लिए केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ करते हैं, मोदी की तारीफ करते हैं कि उनकी वजह से मुझे टिकट मिला। वो जो अभी जो हरियाणा में जो आय सीमा थी 6 लाख कर दी गई थी ओबीसी की, पिछड़ा वर्ग की, और साथ में कृषि आय और सर्विस आय भी जोड़ दी गई थी। इससे पिछड़ा वर्ग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। राव ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने तो पैरवी की थी पहले भी, ये नुकसान हुआ तो मनोहर लाल की वजह से हुआ, और अमित भाई शाह आए तो इस भूल को सुधार करके गए हैं। तो वो बताना चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बात सुनी है, भूल सुधार की है, इसलिए पिछड़ा वर्ग को पिछली गलतियों को दूर रखना चाहिए। और अमित भाई शाह जो है वो सुधार करके गए हैं, तो इसलिए उन्होंने अमित शाह की तारीफ की, नरेंद्र मोदी की तारीफ की, और इसका श्रेय वो किसी भी सूरत में स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते, नायब सैनी सरकार को नहीं देना चाहते, मनोहर सरकार को नहीं देना चाहते। मनोहर लाल के कार्यकाल में तो हुआ ही था, इसलिए मनोहर लाल को तो श्रेय देने का मतलब ही नहीं। लेकिन नायब सैनी का भी नाम लेना नहीं चाहते कि उनकी वजह से हुआ, वो सीधा केंद्रीय नेतृत्व को, कि अमित भाई शाह का हस्तक्षेप हुआ तब जाकर के पिछड़ों को उनका हक मिला है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और राज्य नेतृत्व के प्रति आक्रामक रहते हैं। ये राव की स्टाइल है अपनी, आप इसको समझ सकते हैं। और इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। हरियाणा में ऐसा किया गया था, जो 6 लाख की आय सीमा कर दी गई थी, कृषि आय भी जोड़ दी गई थी, उसमें सर्विस आय भी जोड़ दी गई थी। अब जो नया प्रावधान किया गया है, आप देखे थे महेंद्रगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय में आए थे अमित शाह, और उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था, उसी दिन नोटिफिकेशन दिखा दिया था उन्होंने कि अब पिछड़े वर्ग जो है के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो यूथ हैं, उनको ओबीसी का लाभ 8 लाख रुपए तक मिलेगा। जो केंद्र की जो सीमाएं थी वही राज्य में लागू कर दी है, पहले राज्य का अलग से बना दिया था। धन्यवाद सर, आपने हमारी बातें सुनी, आज की जनसभा को लेकर चर्चा सुनी। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन आप अभी आगे वीडियो में राव इंद्रजीत सिंह के आज के भाषण की कुछ मुख्य बातें सुन सकते हैं। धन्यवाद। मेरे को फिर भी याद आती है कि जब मैं पहली बार यहाँ से एमएलए बना था, तो परिसीमन आयोग का सन 72 के अंदर फैसला हुआ। 77 के अंदर मैं लड़ा था, 78 के अंदर मैं कांग्रेस के अंदर शामिल हो गया था, क्योंकि हमारी पार्टी के जीते हुए एमएलए सारे के सारे इंदिराजी यहाँ की हमारे को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर दिया था। लेकिन अभी भी मुझे याद है कि जिस टाइम मैं जाटूसाना नाम के हलके से इलेक्शन लड़ा था, जाटूसाना नाम के हलके के अंदर कनीना नाम के हलके के अनेक गांव तोड़ दिए। सन 72 के अंदर जो नाइंसाफी इस क्षेत्र के साथ हुई, वो अभी भी मुझे सताती है कि सारे हरियाणा के अंदर कुल मिलाकर के 81 सीट हुआ करती थी। 81 सीट के ऊपर 9 सीट बढ़ा करके 90 कर दी परिसर। और हमारा एक जिला काट दिया, हमारा एक हल्का काट दिया, करीना काट दिया, जहाँ से मैं आज के दिन या 4 बार यहाँ से मैं एमएलए बना। और पिछले दिनों के अंदर फिर भी यही षड्यंत्र किस्म का हुआ कि जो 2005 में या 6 के अंदर जो फैसला हुआ था परिसीमन आयोग का,
उसके अंदर नहाड़, सालावास, ये हल्के हमारे इस कोसली हल्के से निकाल दिए गए। कोसली नाम का एक बड़ा हल्का रख दिया गया, यानी कि सालावास का भी हल्का खत्म कर दिया। बार बार साथ यही हुआ और लोग कहते हैं कि तू हमेशा सरकार से क्यों लड़ लेता है। भाई मैंने तो मनमोहन सिंह जी को भी कहा था कि परिसीमन आयोग के अंदर हमारे साथ नाइंसाफी होगी, हमारे हल्के को 3 जगह बांट दिया जाएगा। उन्होंने कहा था मैं इसके बारे में हम चेयरमैन साहब से बात करूंगा, लेकिन बात सिरे नहीं थी। हमारे को 3 जगह बांट दिया गया, जो एक हल्का आपका कोसली का बना करके नया और रोहतक के साथ गुड़गांव को अलग बना दिया गया, महेंद्रगढ़ भिवानी को अलग बना दिया गया। लोग भी सोचे थे कि इस क्षेत्र की जो ताकत बनी आई है उस ताकत को हमने बांट दिया, इस क्षेत्र को हमने राजनीतिक हैसियत से खत्म कर दिया। लेकिन ये राजनीतिक हैसियत खत्म नहीं, आप जानते हैं, सभी जानते हैं। यहाँ पर से पिछले दिनों के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को आपने 74,000 वोटों से मात की थी, जब जा करके वो हारे थे, तो सब कैसे तो जीत कर गया। हमारी हैसियत की पहचानी थी, पर उस चीज का मुझे मलाल है कि जब मैं पहली बार एमएलए बना, दूसरी बार एमएलए बना, 77 से 82 तक, 82 से 87 तक एक बार भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे इस हल्के के अंदर उपस्थित नहीं। और आज लक्ष्मण सिंह बैठे मेरे सामने, इनके इतिहास में और मेरी हाथ के इतिहास के अंदर एक चीज तो एक बराबर है कि इनको जीतने के बाद चीफ मिनिस्टर इसके यहाँ भी कौन सा नहीं। इलेक्शन के अंदर तो आए, इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कोई चीफ मिनिस्टर आया तो बता देंगे। और फिर जब इलेक्शन आता है तो वे चीफ मिनिस्टर भी आएंगे, बड़े बड़े नेता भी आएंगे और आपको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। अब खूंटा तो आपको एक ही करना रखना चाहिए ऐसा। और मैं आज आपसे सलाह करने आया हूं, मैं कोई आदेश या फैसला का आपको सामने नहीं करने आया। कुछ मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूं और कुछ अगर मेरी मानो तो मैं सलाह भी दूंगा, लेकिन सलाह देने की बात थोड़े दिनों के बाद दूंगा। लेकिन सलाह आपकी कि आज मैं आपके बीच में यूँ आया हूं कि तुम लोग मेरी राजनीतिक पार्टी के सबसे पहले साथी हो और आप लोगों से सलाह कभी मिलेगी, चाहे बेशक मेरे को आगे कान में देगी हो, वो मैं समझता हूँ कि सच्चे दिल से आपको देने लगे। और जब पहला इलेक्शन लड़ा था तो हमारे बड़े मान सम्मान वाले कर्नल साहब महासिंह जी हुआ करते, पब्लिक ने मेरे को जिता दिया। लेकिन उससे पहले वाले इलेक्शन के अंदर मेरी बुआ सुमित्रा देवी उस टाइम नारा चला था खोड़ा खोड़ा खोड़ा, ये खोड़ों का गांव है, और मेरी बुआ यहां से हारी थी। और बात दूसरी है कि अगली बार मैं जीत गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आज भी ये मानता हूं कि कर्नल महासिंह अगर जीते थे तो थोड़े के नाम पे नहीं जीते थे। कर्नल महासिंह अगर जीते थे तो जब वो सर्विस में थे उन्होंने अनेक बालक सर्विस के अंदर लगाए थे, फौज के अंदर लगाए थे, सियासी जहाँ पर थे उन्होंने लगाए थे, भर्ती हुई। और उसकी देखो देख जब मेरे को फॉरेस्ट विभाग का चार्ज मिला तो मैंने भी 200 के करीब बच्चे फॉरेस्ट विभाग के अंदर लगा दिए। हरियाणा सरकार के अंदर चौधरी भजन लाल जी मिनिस्टर हुआ करते थे,
तो मैं सोचा था इस बार तो आसानी से जीत जाएगा। लेकिन जब मैं गांव के अंदर वोट मांगने गया तो लोग यूँ कहें कि वो श्री राम का छोरा तुमने ला दिया ना, वो श्री राम के पूर्व यहाँ से तो वोट मिले, महाराज जी क्यों मांग रहे हैं, तो हमारा क्या करना है। और पहली बार मैं विधानसभा का इलेक्शन हारा सन 87, लेकिन उसने भी मुझे सिखाया कि काम के कोई अकेला काम नहीं बनता, काम करो। पुराने ज़माने के अंदर तो हो सकता है काम की तवज्जो को दे करके, एहसानमंद रह करके लोग आपका सहयोग कर देते हैं, लेकिन आज के दिन की बदलती परिस्थितियों के अंदर आज मन यहाँ पे है और कल मन वहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करता और इलाका बर्दाश्त नहीं करता कि हमारे इलाके की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ के अंदर तो आज भी वही बात है और आज से 50 बरस पहले भी यही बात है। और किसी भी क्षेत्र के आदमी से पूछ लो कि यहाँ का लोग भूखा रह जाएगा, बिना नौकरी के रह जाएगा, लेकिन अगर उसकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला तो भाई पहाड़ पर पूरा होकर के तुम्हारे को सबक भी सिखा देता। ये इलाके की शान रही। तो साथियों, आज मैं आपसे यूँ कहना चाहता हूँ कि अनेक पार्टियों के शासन देखे हैं, आज हमारी पार्टी का भी आप देख रहे हो, MLA साहब का भी देख रहे हो। हमारे यहाँ से इनसे पहले एक शख्स विक्रम सिंह जी MLA बने थे और उन्होंने गलती क्या कर दी कि जब चीफ मिनिस्टर का चयन हो रहा था तो उस टाइम वो बोले कि भाई वो इंद्रजीत में क्या बना देते, गैर तो 4-5 MLA तो हैं, और भाई विक्रम सिंह को ना जो टिकट अग्री कर दी और जो मंत्री बना था सो भी हटा दिया। आज वो दर्द मेरे को है कि विक्रम सिंह चाहे कैसा भी हो, आज हमारे पार्टी के अंदर है, टिकट पार्टी ने दोबारा नहीं दी, लेकिन दहीना को तहसील बनाने के लिए उसने उस टाइम के चीफ मिनिस्टर साहब से मंजूरी दिलवाई थी 18 के अंदर। आपके ऊपर कुछ नहीं कह रहा, सन 18 के अंदर दहीना की तहसील की मंजूरी दे गई, लेकिन आज तक 6 बरस पीछे भी उसका पत्थर शिलान्यास कर नहीं रखा है। तो मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैंने लक्ष्मण सिंह से कहा कि भाई क्या करें, तो बोला जी आप ही कर दो, भारत सरकार के अंदर मंत्री हो, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हो, तो भाई हम अपनी सरकार को तो मना लेंगे, अपने महकमे के मंत्री जो करेंगे PWD वाले बनवाई लाल बना लेंगे। आज शिलान्यास में डर के जाऊँगा, नहीं तो 6 महीने और काट देंगे, ये आपका जवाब नहीं। एक दो चीज और कहना, मैं कांग्रेस पार्टी में भी रहा, आपके सहयोग से रहा, आज बीजेपी के अंदर हूं वो भी आपके सहयोग की वजह से और पार्टी की वजह से। जो जीतता है उसका सबसे पहले तो श्रेय पार्टी की टिकट का है कि किस पार्टी की टिकट पे कोई बंदा लड़ रहा है, उसके बिना के ऊपर वो जीतता है, सबसे ज्यादा वोट उसको मिलती है। लेकिन दूसरा नंबर किसका होता है? जनता का। अगर जनता नहीं देगी तो 4-4, 5-5, 10-10 टिकट बांट लो, नहीं जीतता। और तीसरा मैं समझता हूं कि कोई जीतने वाला या हारने वाला जो कैंडिडेट है, थोड़ा बहुत तो योगदान उसका भी होता होगा ना, नहीं तो वो क्यों पब्लिक उसको वोट देगी। तो मैं यूं कह रहा हूं कि आज के दिन कांग्रेस वाले ये श्रेय ले रहे हैं, जब बीजेपी वाले हिसाब मांगते तो वो श्रेय ले रहे हैं कि भाई हमने यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट में बुलाई, मेंढेगढ़ के भी आ रहे हैं तो यहाँ पे
महेंद्रगढ़ में पहली यूनिवर्सिटी सेंट्रल बनाई, कांग्रेस बनाई, ठीक है बनाई, पर उस टाइम के ऊपर एमपी कौन था? इंद्रजीत सिंह। और वो यूं कह रहे हैं कि सैनिक स्कूल हमने बनवाया। तो एमपी कौन था जब सैनिक स्कूल बना? पाली में, गोठड़ा में जब सैनिक स्कूल बना तो मातरलैंड में नहीं बना, अब मातरलैंड में भी बनवा रहे हैं, लेकिन उस टाइम जो बनवाया था सैनिक स्कूल तो मैं ही तो था कांग्रेस के अंदर। और डिफेंस यूनिवर्सिटी बनवाई तो किसने बनवाई? मैंने बनवाई। आज आईटीबीपी का जादूसाना के अंदर सेंटर है, किसने बनवाया? मैंने बनवाया। तो भाई उसके अंदर मेरे को भी थोड़ा बहुत श्रेय दे तो ये दो कि मैंने इलाके की प्रतिनिधि कर उस टाइम के ऊपर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दिन बड़ा फल दिया जा रहा है कि ये बैकवर्ड एरिया भाई रहते तो सभी बिरादरी के लोग हैं, लेकिन बैकवर्ड पर खासा जोर दिया जा रहा है। अच्छी बात है कि बैकवर्ड के ऊपर भी जोर दो। कोई पार्टी दे रहे है, कोई नहीं देती। जब कांग्रेस पार्टी थी तो 10 साल जिस वजारत के अंदर मैं मंत्री भी था, 10 साल के अंदर बैकवर्ड क्लास कमीशन को संवैधानिक दर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया? नहीं दिया। संवैधानिक दर्जा किसने दिया? मोदी ने दिया, मोदी सरकार ने दिया बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। भारत सरकार ने तो बड़ा अच्छा काम किया कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना करके बना दिया कि जो भी कोई गुहार लगेगा बैकवर्ड क्लास वाला, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही होगी तो सीधा बैकवर्ड क्लासेस के पास चला जाएगा। और उनका अधिकार क्षेत्र ये हो गया कि जो फैसला करेंगे वो सबको मान्य होगा, क्योंकि वो संवैधानिक दर्जे वाली प्राप्त कमीशन है। लेकिन हरियाणा के अंदर बैकवर्ड क्लास का ये क्षेत्र माना जाता है। भारत सरकार ने यह फैसला किया कि अगर तुम क्रीमी लेयर वाले हो तो तुम्हारे को बैकवर्ड क्लास का फायदा नहीं मिलेगा। और सीमा निर्धारित कर दी 8 लाख रुपया भारत सरकार। और हरियाणा ने क्या निर्धारित कर दी? 6 लाख। और जब 6 लाख निर्धारित करी तो उसके अंदर एग्रीकल्चर का भी जो तुम्हारे को मुनाफा होता है वो भी जोड़ दिया, सर्विस का भी जोड़ दिया। आज अमित भाई आए, आदमी तो 2 हफ्ते पहले आए, और ये जो हरियाणा में जो और सौड़ हो रही थी ना उसको सुधार गई। ये तो मानते हो कि सुधार गई। और यहाँ का एमपी कौन है? बैकवर्ड क्लास का एमपी कौन है? हम भी थोड़ा बहुत कहने जोग थे सुधार गए कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारी सुनो, सुधार गए। तो देर में सुधारे, लेकिन सुधर गए, देर आए पर दुरुस्त तो आए, ये सोचने की बात है। और तीसरी बात जो मैं फाइनल कहना चाहता हूं वो ये कहना, सरपंचों को पेंशन नहीं मिलती, और कम से कम पेंशन नहीं मिलती। पिछले दिनों के अंदर मैंने सरपंचों को पेंशन लागू कराई, और हरियाणा सरकार ने वो पेंशन तो चलो दे हैं, लेकिन सरपंचों की सीमा घटा दी, उनकी हैसियत घटा दी। आज मैं आपके सामने यूं खड़ा होकर कहता हूं कि 5 साल तक मेरे को लोगों ने लोकसभा के सदस्य बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जीतता हूं। मैं नरेंद्र भाई मोदी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे को उन्होंने टिकट दे दी, नहीं तो मेरे को टिकट कटवाने वाले तो नहीं ढूंढ देते जो कटवाए चाहो। हमारा हरियाणा
राजस्थान से तुलना करो, हमारा हरियाणा राजस्थान से, यूपी से तुलना करो। संवैधानिक तौर के ऊपर आज से 25 साल 30 साल पहले यह फैसला हो चुका था। 73rd अमेंडमेंट, 72nd अमेंडमेंट क्या कहती है? यह कहती है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये ब्लॉक के चेयरमैन है, ये जिला परिषद के चेयरमैन बैठे हुए हैं, म्युनिसिपल कमेटी के मेयर हैं, यार बैठी नहीं यहाँ पे वो मेयर, लेकिन जो ये संवैधानिक तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ करके आए हैं, उनको पूरा अख्तियार होना चाहिए। वीडियो तक की रिपोर्ट ब्लॉक समिति का चेयरमैन लिखेगा, एडीसी की रिपोर्ट जिला परिषद का चेयरमैन लिखेगा। दोनों प्रांतों में है, हरियाणा में नहीं। भाई सारा छोटा सा प्रांत है, मान लिया हरियाणा छोटा सा प्रांत है, सबको पता है कि कौन कहां पे है, सबको पता है किस तरह की सूरत किसी हल्के के अंदर है, लेकिन इतना भी तो छोटा नहीं है कि सेंट्रलाइज्ड हो करके सारा काम एक जगह चंडीगढ़ के एक दफ्तर से आप पूरा करोगे। हम प्रजातंत्र में किस वास्ते हैं कि हमारे चुने हुए नुमाइंदों के सर के ऊपर बोझा भी थोड़ा गिरा जाए, उनके कंधों के ऊपर थोड़ा भार डाला जाए। तो मेरा ये अगला 5 साल इसी में बीतेगा कि हरियाणा के चुने हुए आदमियों को पूरे तौर के ऊपर मान सम्मान हो, और 72nd और 73rd अमेंडमेंट जो है वो भी यहाँ पर लागू हो हरियाणा के। ये मैंने अपनी मन की बात तो कह दी। मुझे इस चीज का भी थोड़ा जो दुख है कि आपसे मैं थोड़ा सा उछट गया। महेंद्रगढ़ में एमपी बन गया, गुड़गांव से एमपी बन गया। भाई मैंने एक चीज सोची है, क्या मेरी तो उम्र होली इलेक्शन लड़ने की, आने वाले समय के अंदर जहां मेरी पार बसी और लोगों का सहयोग रहा, तो नई पीढ़ी को आगे लाने का मैं प्रयास करूंगा आने वाले समय में, और ऐसे लोगों को लाऊंगा। मेरी तरफ से ये योजना रहेगी कि भाई लड़ करके अपनी हक तो मांग लो, बिना लड़े हक मांगो कौन देगा? आपको तो कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि आपके बलबूते में कुछ है, बलबूता कुछ है। इसीलिए ये आरती कह रही थी कि भाई संगठित रहो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई संगठित रहो। आज के दिन हम जाते जाते इस इलाके को उस दिशा के अंदर जाना भेजना चाहते हैं कि आने वाली राजनीति के अंदर कम से कम वो लोग तैनात हों तो इलाकों को पहले माने और अपने खुद के इंटरेस्ट को बाद के अंदर माने। इस तरह के लिए मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लोग भी चाहते हैं और मेरे को लोगों का सहयोग भी मिलेगा अगर इस तरह का मैं प्रयास करता हूँ। तो साथियों, इतना ही मैं आज के दिन आपके बीच में कहने आया था। कुछ दिन बाद जो मेरी तरफ से समझ लो देरी हो गई, गलती भी समझ लो कि मैं कोसली हल्के के अंदर या पुराने हल्के के अंदर में नहीं आया, तो इसी तरह से सलाह मशवरा करने के लिए परसों 2 जगह के ऊपर और जाना चाह रहा हूँ। और कोसली खास तौर के ऊपर पता नहीं क्या ये लोग हैं, फौजी फूल हैं नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कोसली वाले वो क्या नाम है उसका नहीं यार, कोसली का लट्ठा हो रहा है किसी भी। मैं सोच रहा हूँ कि जा करके उनको आपस के अंदर हाथ मिलवा दूँ, हो सकता है सारा इलाका इकट्ठा हो जाए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मेरा सहयोग दो। आपने आज भी सहयोग दिया, आपने बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम आयोजित किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।